प्रश्न नंबर 2, पाठ्यक्रम विकास में जेंडर असमानताओं की विवेचना कीजिए। अथवा पाठ्यक्रम विकास में जेंडर असमानताओं को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। उत्तर में देखते हैं, पाठ्यक्रम विकास में जेंडर इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। आमतौर पर यही माना जाता है कि हमारा काम है पाठ्य पुस्तक को अच्छे से कवर करना, लेकिन कोई भी पाठ्य पुस्तक अपने आप में पूरी शिक्षा के बराबर नहीं होती। वास्तव में वह उसका हिस्सा ही होती है और तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मात्र एक सामग्री है, यानी वह साध्य नहीं बल्कि एक साधन है। यहाँ तक बहुत सारे देशों में तो पाठ्य पुस्तक ही नहीं होती और हमारे गुरुकुलों में भी नहीं होती थी, क्योंकि गुरु ही तय करते थे कि कौन क्या सीखेगा, कितना और कैसे सीखेगा। वास्तव में तो पढ़ाने की सही दिशा मिलती है, यानी जो वास्तव में पढ़ाने की सही दिशा मिलती है पाठ्याचार्य से, यानी जो पाठ्याचार्य होता है उससे हमें पढ़ाने की सही दिशा मिलती है। यह बताता है कि हमारे यहाँ चल रही शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हैं, किस तरह के बच्चों व समाज की कल्पना की गई है, विषयों का क्या महत्व समझा गया है और चाही गई शिक्षा का व्यावहारिक रूप देने के लिए क्या सुझाया गया है। इसी का एक हिस्सा होता है पाठ्यक्रम, जो कि मुख्य तौर पर विषयों पर केंद्रित होता है। कक्षा अनुसार सीखने के लक्ष्य, उसके क्रम व अनुपात, यानी कितना पढ़ाना है, यह हम अनुपात को साफ साफ रखता है। यही भी बताता है कि मूल्यांकन में किन बिंदुओं पर कितना जोर होगा। हालांकि पाठ्य पुस्तक को पाठ्याचार्य व पाठ्यक्रम के आधार पर ही बनाया जाता है। सीखने के कई लक्ष्यों को पुस्तक में शामिल नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्रवाह से भाषा का प्रयोग करना, तर्क करना, वैज्ञानिक मानसिकता व सामाजिक कौशलों का विकास आदि। इस बात को मानना जरूरी नहीं है। अपने यहाँ के पाठ्याचार्य व पाठ्यक्रम को उठाएं और पाठ्य पुस्तक से तुलना करके देख लें, तो फिर पढ़ाएंगे कैसे, प्लानिंग कैसे करेंगे कि क्या पढ़ाना है, किस क्रम में और कितना। जी हाँ, सही बताया आपने। पाठ्याचार्य व पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना यानी पढ़ाने की योजना बनाएंगे। इस योजना में उपयुक्त जगह पर पाठ्य पुस्तक का उपयोग भी करेंगे। पाठ्यक्रम विकास में जेंडर असमानताएं, जेंडर इन इक्वलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। पॉइंट नंबर 1, भारत में बहुत अधिक विविधता है। उसे वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय, सामाजिक समूह, आर्थिक स्थिति, योग्यता के स्तर, स्वास्थ्य, पेशों, भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु और राजनीतिक सुझाव के स्तरों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। पारस्परिक रूप से विविधता को कभी-कभी अंतर के रूप में और समस्या को संसाधन न मान बाधा के रूप में महसूस किया जाता है।
हालांकि विविधता को एक सकारात्मक के रूप में लेना विद्यालय के शैक्षणिक में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यालय प्रमुख के लिए विविधता का प्रबंधन और विद्यालय समुदाय में हर क्षेत्र को उचित अवसर और सार्थक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होती है। अभी अपेक्षाकृत हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्याचर्या की रूपरेखा और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई ने के लागू होने के साथ अनेकता को स्पष्ट रूप से अपनाया गया है। विद्यालय प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि विविधता को स्टाफ और छात्रों द्वारा विद्यालय और हर कक्षा के भीतर सीखने के एक संसाधन के रूप में देखा जाए। इसके अलावा उनसे सामाजिक पूंजी, मूल संरचना, पाठ्यचर्या संबंधी इनपुटों और सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक पहले कदम के रूप में अपने छात्रों और अभिभावकों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने की उपेक्षा की जाती है। उनके विद्यालयों में विविधता की सीमा की स्पष्ट और अच्छी समझ का विकास करने की कुंजी डेटा का उपयोग करना। विविधता पर डेटा विद्यालय प्रमुखों की निम्नलिखित में मदद करता है। पहले पॉइंट में है महत्वपूर्ण क्षेत्रों और मुद्दों की पहचान करने में विद्यालय प्रबंधन कमेटी एसएमसी के साथ संयुक्त रूप से कार्य योजना का विकास करने में, अन्य शिक्षकों और स्थानीय समुदाय के साथ कार्य योजना का कार्यान्वयन करना, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किए गए परिवर्तनों के रूप के प्रभाव की निगरानी और मापन करना। इस इकाई में आप अपने विद्यालय के स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई संदर्भ का अन्वेषण करेंगे। साथ ही आप इस डेटा के संग्रहण और उपयोग पर भी आप विचार करेंगे, जिससे सुनिश्चित हो कि आपके शिक्षक, अभिभावक, छात्र, स्टाफ विविधता के प्रति जागरूक हो और उसे समझे तथा मान्यता दे और वह कैसे सभी छात्रों की सीखने की प्रक्रिया के नतीजों को प्रभावित करती और गहरा असर डालती है। लैंगिक भेदभाव लड़कियों के बारे में इस प्रकार की धारणा पितृ प्रधान समाज में विशेष रूप से पाई जाती है, जिसे चुनौती दिए जाने की जरूरत है। लोग बेटी की अपेक्षा अपने बेटी की शादी पर अधिक खर्च करते हैं। हम सभी बहुत ही चालाक हैं। बेटी की शादी के मौके पर थोड़ा सा दहेज देकर उससे कह देते हैं कि उसका अब माता पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि दहेज देना और लेना कानूनन अपराध है। साथ ही माता पिता की संपत्ति से बेटियों को बेदखल करना भी गैर कानूनी है। कुछ भी हो, हमें जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करना ही होगा। जब हम वृद्धाश्रमों में जाते हैं और वहाँ लाचार बैठे वृद्धों को देखते हैं तो पता चल जाता है कि उनके बेटों ने कितनी अच्छी तरह से माता पिता की देखभाल की है। जबकि सच तो यह है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां बेटी आगे आकर अपने बूढ़े माँ बाप की मदद करती है। अतः बालिकाओं को जीने, विकास करने, सुरक्षा और हिस्सेदारी प्राप्त करने का उतना ही हक है जितना कि लड़कों को। इनमें से किसी भी अधिकार से महिलाओं को वंचित करना लैंगिक भेदभाव एवं गरीबी को स्थायी बनाए रखने के समान है।
शताब्दियों से लड़कियों को जीवन के हर क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। हम हमेशा यह भूल जाते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक व्यक्ति को शिक्षा देते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी सभ्यता को शिक्षित करते हैं।